अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलो आज है स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिससे कि आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा और अगर आप बार बार सुनेंगे तो आप लोग को शायद याद भी हो जाए। तो ये एक तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन सही रहेगा, वो आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा और इस तरह का सवाल जवाब वाला क्लास अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर वाला, तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इससे आप लोग को बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट 10 या 12 क्वेश्चन ही हम पूछते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम वगैरह में स्कूल लेवल पर स्टैंडर्ड 6 के लेवल का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग घबराइए नहीं और ये ऑप्शन दिमाग से सोचिए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा और वो ऑप्शन पे टिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंडियन साइंटिस्ट मेड कंट्रीब्यूशंस टू स्पेस रिसर्च। ये जो स्पेस पे जो जाके लोग रिसर्च करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से भारतीय वैज्ञानिक का कंट्रीब्यूशन है? नंबर 1 होमी भाभा, नंबर 2 जेसी बोस, नंबर 3 विक्रम साराभाई या नंबर 4 सर सीवी रमन। तो बताइए कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है स्पेस रिसर्च पे? बताइए, सोच लिया? नहीं, आप नहीं बता सके तो मैं बताती हूँ। इसका है आंसर सी, यानी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया स्पेस रिसर्च में। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एलिमेंट रेडियम एंड पोलोनियम। एक एलिमेंट्स है जो कि रेडियम और पोलोनियम, इनका किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? अल्बर्ट आइंस्टीन, मारी क्यूरी, मैडम क्यूरी जो बोलते हैं, आइजैक न्यूटन या आर्किमिडीज। बताइए। तो इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने ही रेडियम और पोलोनियम एक एलिमेंट है जिसका इन्वेंशन किया था, जिसको डिस्कवर्ड किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं, आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ किया था, आर्किमिडीज ने फ्लोटिंग वाला बताया था, और इसी तरह से इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट obtained फ्रॉम आइदर एनिमल्स और प्लांट्स। इसमें से कौन सी चीज़ ना तो एनिमल से प्राप्त होता है और ना ही प्लांट से? कौन सा चीज़? सॉल्ट, पेपर, टर्मरिक या ऑयल। बताइए। सॉल्ट क्या एनिमल से होता है या प्लांट से होता है? पेपर किससे होता है आपको मालूम है? प्लांट से होता है। टर्मरिक भी प्लांट से होता है। ऑयल भी एनिमल से होता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? सॉल्ट। यानी नमक ही एक ऐसा है जो कि ना तो एनिमल से प्राप्त होता है और ना ही प्लांट से। ये समुद्र में ये एक तरह का सॉल्ट है ना, केमिकल इसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इनसॉल्युबल यानी कि वैसे सॉलिड जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे कि बालू है, वो सॉलिड हुआ लेकिन वो पानी में नहीं घुलता है। तो इसको हम लोग कौन कौन से प्रोसेस से नहीं निकाल सकते हैं? विच इज़ नॉट अ मेथड, इसमें नॉट आया, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। फर्स्ट ऑप्शन है डिकैंटेशन, सेकेंड ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन और फोर्थ है डिस्टिलिएशन। तो इसका आंसर होगा डिस्टिलिएशन। क्या होगा इसका आंसर? डिस्टिलिएशन। इससे हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड्स और को लिक्विड से नहीं निकाल सकते हैं, बाकी सारे मेथड से हम निकाल सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिंकल रेसिस्टेंट एंड वाटर रेसिस्टेंट। इसमें कौन सा रिंकल रेसिस्टेंस नहीं है और वाटर रेसिस्टेंस नहीं है? रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक और वूल। रिंकल यानी नॉट रिंकल रेसिस्टेंस माने कि वो चूर हो जाता है, और वाटर रेसिस्टेंस बताइए कौन सा है? इसमें फाइबर है। तो इसका आंसर होगा रेयन। क्या होगा? रेयन। अब है विच ऑफ दिस इज मिसिबल इन वाटर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इमिसिबल और मिसिबल। मिसिबल उसे बोलते हैं जो पानी में घुल जाता है,
तो इसमें से कौन सा है जो पानी में घुल जाता है? विच ऑफ दिस इज मिसिबल इन वाटर? नंबर ए हनी, नंबर 2 कैरोसिन, नंबर 3 मरकरी और नंबर 4 वार्निश। कौन सा ऐसा ऑप्शन है बताइए जो पानी में घुल जाता है? सही बोले आप लोग, इसका आंसर होता है हनी। क्या? हनी, शहद जो है वो पानी में घुल जाता है, बाकी कोई भी चीज़ पानी में नहीं घुलती है, वो तैरती रहती है। अब है द मटेरियल दैट इज डेंसर देन वाटर इज। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पानी से भारी होता है? कॉटन, ट्विग, जूट और आयरन। पानी से भारी डेंसर कौन होता है? आयरन। इसका सही ऑप्शन होगा डी और आयरन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज? इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्योंकि आप पानी को तो आप दोबारा पानी बना सकते हो, अगर बर्फ़ है तो उसे दोबारा पानी बना सकते हो, लेकिन बाकी जितने ऑप्शन हैं उसे हम लोग दोबारा अपने पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। जैसे अगर आपने लकड़ी को काट दिया तो उसे आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हो। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, अगर आपने व्हीट को पीस लिया तो दोबारा उसे गेहूँ नहीं बना सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अगर ग्लास टूट गया तो उसे दोबारा ग्लास नहीं बना सकते हो। लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर आपने पानी को बर्फ़ बनाया तो वो दोबारा पानी बन सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका है 10। द कैक्टस थॉर्न इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द। जो आपके घरों में तो बगीचा होगा, ये गार्डन होगा, उसमें कैक्टस का होगा, तो आप लोग उस पर देखते होंगे कि छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो एक्चुअली में वो कांटा क्या होता है वो ये आपको पढ़ाया गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो जो कैक्टस में जो चुभ जाता है कांटा, वो एक्चुअली में लीफ होता है, और जिस पर वो चौड़ा जैसा रहता है, जिसमें आपका दबाने से पानी निकलता है, वो स्टेम होता है। तो इसका आंसर होगा लीफ। ऑप्शन क्या क्या है? लीफ है, स्टेम है, रूट है और फ्लावर है। तो कैक्टस पे जो थॉर्न रहता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ का, क्योंकि लीफ का तो काम होता नहीं है उस वो तो डेजर्ट पे ग्रो करता है कैक्टस। तो डेजर्ट पे तो ज़्यादा पानी रहता नहीं है, ज़्यादा सनलाइट रहता है, फोटोसिंथेसिस उतना ठीक से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा। इसलिए लीफ जो है वो मॉडिफाई होकर थॉर्न बन जाता है, और स्टेम के अंदर जो पानी जो है वो बहुत दिनों तक रहता है, और उसी से ही उसका पूरा न्यूट्रिशन चलता है, वही पानी से, जो कि स्टेम में जमा हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेम पानी और मिनरल्स को कैरी करता है, तो वो उसका एक्चुअली स्टेम होता है, उसमें पानी भरा रहता है। और लीफ उतना मॉडिफाई नहीं होता है, क्योंकि बार बार अगर उस तरह का रहेगा बड़ा जैसा पत्ता तो ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर निकलेगा, इसलिए वो थॉर्न की शक्ल ले लेता है। ठीक है ना? अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज डू नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन? इसमें किसमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता है? कॉकरोच, अर्थवॉर्म, क्रैब और स्नेल। तो किसमें नहीं होता है? अर्थवॉर्म में। अब आइए क्वेश्चन, ए शैडो इज ऑफ द सेम कलर। शैडो क्या होता है? शैडो का डेफिनेशन, ए शैडो इज नंबर 1 ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, ऑफ नंबर बी ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट। किसी भी लाइट के आगे पास नहीं होने से, यानी लाइट आ रही है वो बीच से कट जाती है, उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसका शैडो जो है वो पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट। शैडो क्यों बनती है? यानी कि सूरज की लाइट के बीच में कुछ आ जाता है जिसकी परछाई उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने लगती है, और वो परछाई ही होती है जिसे हम लोग शैडो बोलते हैं। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? इंसुलेटर जिसमें कि लाइट पास नहीं होती है। कंडक्टर वैसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना, और इंसुलेटर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब आप बताइए, वुड, ग्लास, प्योर वाटर या ग्रेफाइट, इसमें इंसुलेटर कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर? इसमें इंसुलेटर कौन नहीं है?
ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑफ विच दिस ऑर्गेनिज्म हैज़ द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। इसमें कौन सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट किस में पाया जाता है? ट्री में, जेलीफिश में, गोट में या टोमेटो में? सबसे ज़्यादा पानी का कंटेंट जेलीफिश में होता है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट कौन से हैं? पॉइजन्स है, हॉस्पिटल वेस्ट है, हर्बिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं? बताइए। पैथोजेनिक वेस्ट इसमें हॉस्पिटल वेस्ट को कहा जाता है। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेनिक वेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस बार बार सुनिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और जो अगर आपने थॉरली सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कोई भी सब्जेक्ट साइंस में हर एक चैप्टर अच्छे से, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर थॉरली पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर आप जल्दी जल्दी दें तो आपको चैप्टर थॉरली पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए आपको समझ आ जाएगा तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब स्टैंडर्ड 6 के लेवल का है, और इसी टाइप का क्वेश्चन ओलंपियाड में 1 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो हम और इसमें से करवाएंगे। अब हम एक एक चैप्टर पकड़ लेंगे और एक चैप्टर से हम इस तरह का क्वेश्चन बना के आपसे पूछेंगे, ताकि ये पता चले कि आपको इसमें से आपने कितना समझा चैप्टर को, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसे पढ़िए, इसे समझिए। एक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, नॉकटर्नल किसको कहते हैं? जो कि रात भर जागता है और दिन में सोता है, नॉकटर्नल प्राणी उसको कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज जनरली नॉट नॉकटर्नल। इसमें से कौन सा नॉकटर्नल नहीं है? बैजर, बैट, ऑस्ट्रिच या टाइगर? बताइए। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो दिन भर जागती है, अपना वर्क करती है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, और रात में सोती है। लेकिन बाकी जो है बैजर, बैट और टाइगर, ये जनरली दिन में सोते हैं और रात में ये जागते हैं। तो नॉकटर्नल हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये ऑप्शंस वाले 4 ऑप्शन है, उसमें एक सही करना है। तो आप लोग खुद से टेस्ट कीजिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से 4 ऑप्शन देखिए, और उसमें से अगर आप वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चैप्टर का तो आप आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।